सभी को नमस्कार। न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए आज हिंदी कक्षा में स्वागत। आज हम आरोह भाग 1 से एक यात्रा वृतांत पढ़ने जा रहे हैं। स्पीति में बारिश, इनके रचनाकार कृष्णनाथ। यात्रा वृतांत साहित्य की एक विधा है जिसके अंतर्गत जो सफ़रनामा भी कहते हैं, यात्रा के दौरान लेखक अपने विभिन्न अनुभवों को अपनी लेखन शैली में या उनकी लेखन में अभिव्यक्त करता है, साथ विभिन्न जानकारियाँ देते हुए एक साहित्य का निर्माण होता है। यहाँ कृष्णनाथ ने स्पीति में बारिश, स्पीति हिमाचल प्रदेश की एक लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। विकट परिस्थितियां यहाँ पर है। उन विकट परिस्थितियों में भी लोग किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश की है और साथ ही साथ युवाओं को आह्वान किया है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में कहीं भी विकास कार्य में यदि युवाओं का योगदान रहता है तो निश्चित रूप से वह सफल होता है। और जहाँ ऐसी विकट परिस्थितियाँ जहाँ पर मनुष्य का रहना बहुत दूभर है, वहाँ पर युवक और युवतियाँ यदि आगे बढ़ते हैं तो निश्चित है विकास के मार्ग खुलते हैं। शायद यही उद्देश्य यहाँ पर स्पीति में बारिश यात्रा वृत्तांत जो कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं। कृष्णनाथ का परिचय, संक्षिप्त परिचय। पहले प्रसिद्ध साहित्यकार कृष्णनाथ का जन्म सन 1934 में वाराणसी में हुआ, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इनकी पढ़ाई इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से एमए किया और बाद में प्राध्यापक के पद पर भी उन्होंने वहीं पर कार्य किया, प्रोफेसर के पद पर भी उन्होंने वहीं कार्य किया। बाद में इनका झुकाव सामाजिक आंदोलनों और बौद्ध दर्शन की ओर हुआ। साथ में इनका जो लेखन कार्य है, साहित्य में विभिन्न इन्होंने रचनाएं की है और साथ ही साथ संपादन कार्य भी किए हैं। इन्होंने हिंदी में कल्पना पत्रिका में अपना योगदान दिया और अंग्रेजी की मैनकाइंड पत्रिका में संपादन कार्य किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश आदि इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी रचना के लिए इनको लोहिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पाठ की ओर बढ़ते हम। प्रस्तुत पाठ, जैसा पूर्व में बताया, स्पीति में बारिश एक अद्भुत यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत में लेखक एक यायावर के रूप में, घुमंतू के रूप में, जो नए नए क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ की जानकारियाँ लेते हैं और अपने अनुभवों को अपनी लेखनी में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर वर्ष 1971 की स्मृतियाँ बताई है, जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई। यहाँ का इतिहास कम मिलता है। उसका कारण है वहाँ की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति बड़ी विकट है और इसी कारण वहाँ जनसंख्या का अभाव और संचार का अभाव, विशेष करके खास हम कहेंगे कि संचार दुनिया में बहुत एकदम गतिशीलता ला देता है। जहाँ यातायात के साधन न हो, संचार के साधन न हो, निश्चित रूप से वहाँ का विकास अवरुद्ध हो जाता है। और यहाँ की स्पीति की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि वहाँ पर यातायात सुगम रूप से नहीं हो सकता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है। हम आगे उसमें पढ़ेंगे कि औसत कम से कम 18,000 फीट की ऊंचाई के पर्वत यहाँ पर है।
पाठ का सार हम विभिन्न आधार पर पढ़ेंगे। इनमें खास विशेष करके हम लोगों के जीवन, जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु और भूगोल का वर्णन किया है। लोगों का जीवन जैसा ऐसी विकट परिस्थितियों में, ऐसे भौगोलिक, ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार उनका जीवन होगा हम समझ सकते हैं। जो मौसम की बात करें तो मौसम वहाँ केवल 2 ऋतुएं होती है, शीत ऋतु और बसंत ऋतु। बसंत भी अल्पकालिक ऋतु होती है जो केवल जून से सितंबर तक, और बाकी 8 महीने शीत ऋतु रहती है। इसीलिए पर्वत बर्फ से ढके हुए रहते हैं। नदी स्पीति, नदी स्पीति के कारण ही, नदी के नाम से ही स्पीति नाम पड़ा है, जो आगे हम थोड़ी सी जानकारी और लेंगे। भौगोलिक स्थितियों का भी हम बताया कि जैसे औसत पर्वत 18,000 फीट की ऊंचाई है, तो ये बहुत ज़्यादा है। विभिन्न बिंदुओं पर हम इनको पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, बात करेंगे। वास्तव में इस यात्रा वृत्तांत को आपको स्वयं पाठ से पढ़ना है, सुनकर उसके बाद पढ़ना है, लेकिन विभिन्न बिंदुओं पर हम थोड़ी सी बातचीत करते हुए थोड़ी जानकारी लेंगे। लाहौल स्पीति का इतिहास। लाहौल हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। इसका इतिहास बहुत कठिन है क्योंकि यहाँ ऊंचे दर्रे और कठिन रास्ते हैं। ऊंचे दर्रे होने कारण, कठिन रास्ते होने कारण, पर्वतीय क्षेत्र होने कारण यहाँ जो जीवन है वो बड़ा कठिन है, और जीवन कठिन है इसलिए इतिहास भी यहाँ का कम मिलता है। क्षेत्र संचार के साधनों से कटा हुआ है ये। यहाँ आमतौर पर हम मोबाइल, टेलीफोन से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ये सुविधाएं नहीं हैं। प्राचीन काल में भारतीय साम्राज्यों का अंग रही है ये, लेकिन हमेशा कहेंगे स्वतंत्र रही। लद्दाख, कश्मीर, बुशहर, कुल्लू मंडल और ब्रिटिश राज में भी रही, लेकिन फिर भी एक स्वतंत्र रूप से। उसका कारण है वहाँ का जीवन, कठिन जीवन कह सकते हैं हम। इसकी स्वतंत्रता, रक्षा व संहार सबका कारण भूगोल था। इस पॉइंट को हम समझें। इसकी स्वतंत्रता, रक्षा, संहार सबका कारण भूगोल है। उसकी भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि वहाँ पर संहार से मतलब बर्फीले क्षेत्र के कारण वहाँ पर रहना कठिन है। रक्षा भी इसी कारण है क्योंकि वहाँ आक्रमण करना जाना कठिन, इसीलिए अपने आप में भूगोल के कारण रक्षा भी होती है। और स्वतंत्रता भी इसी कारण है क्योंकि वहाँ जाना आम लोगों के बस की बात नहीं है, क्षमता उनकी इतनी नहीं है। यहाँ के लोग डायनामाइट के विस्फोट से भी बहुत डर जाते हैं। कहा जाता है कि डायनामाइट का जब विस्फोट वहाँ होता है तो चांगमा वृक्ष का नाम है, उसके तने को पकड़कर वह स्थिर हो जाते हैं। वहाँ के बारे में आगे बताया कि एक जोरावर सिंह जैसे आक्रमण से बचने के लिए लोग घर से भाग जाते थे, और लोग घर से भागने का कारण ही उनका सुरक्षा शैली थी। भागकर वो अपनी सुरक्षा करते थे। स्पीति में जनसंख्या एवं शासन व्यवस्था। वर्ष 1901 में वहाँ की जनसंख्या लगभग 3,231 मानी गई है, और 1971 में जनसंख्या 7,196 रही है। इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 2,155 वर्ग मील इनका क्षेत्रफल है, लेकिन घनत्व बहुत ही कम है।
जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। यहाँ 1 वर्ग मील क्षेत्र में केवल 4 व्यक्ति या उससे भी कम आंकी गई है। 1 वर्ग मील में केवल 4 व्यक्ति, तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या का घनत्व वहाँ पर बहुत ही कम है। 1846 में यह कुल्लू, लाहौल स्पीति 2 ये ब्रिटिश शासन में आई थी 1846 में। और ये भी जब कश्मीर के राजा गुलाब सिंह राज्य कर रहे थे वहाँ, उनके थ्रू बोलेंगे, उनके द्वारा ही ब्रिटिश शासन में इसे शामिल किया गया। 1873 रेगुलेशन पास हुआ जिसमें लाहौल और स्पीति को विशेष स्थान दिया गया, एक विशेष स्थान दिया गया। और वहाँ के लिए एक शासक भी अलग नियुक्त किया गया जिसको नोनो कहा जाता था। नोनो यानी एक स्थानीय शासक। उनका द्वितीय मजिस्ट्रेट के समान उनका मान था। उनके अधिकतर अगर हम कार्यशैली पर दृष्टि डालें तो मालगुजारी करना या कर वसूल करना, यही केवल मात्र इनका कार्य था। बाकी ब्रिटिश के शासन में थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर उनका जो बोलेंगे शासन के रूप में अगर वहाँ है तो केवल नोनो स्थानीय शासक के रूप में था। 1960 में स्पीति पंजाब का अंग रही और 1966 में यह हिमाचल प्रदेश का अंग बनी। आगे हम देखते हैं स्पीति की भौगोलिक स्थिति तथा जीवन की दुर्लभता। स्पीति 31.42 अक्षांश, 32.59 अक्षांश, स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच में स्थित है। उत्तर और पूर्व के बीच में ये स्पीति के चारों ओर बहुत कठिन चढ़ाई के बोलेंगे ना, यहाँ औसत ऊंचाई पहले ही बताई कि 18,000 फीट है। यहाँ के लोग भीषण ठंड में 8 से 9 महीने केवल ठंड ही रहती वर्ष में, केवल मुश्किल से 3 या 4 महीने थोड़ा असर कम रहता है और उसी में बसंत ऋतु होती है। और यहाँ पर जीने की, जैसे बताया कि कठिन जीवन है, वहाँ स्थिति ऐसी है बर्फ से ढके हुए, इसीलिए पेड़ भी नहीं है, पेड़ भी बहुत दूर दूर तक पेड़ों का नामो निशान नहीं है, इसलिए लकड़ी भी नहीं है कि जलाने के लिए लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी फसल भी यहाँ पर एक ही बार, जैसे बताया कि बसंत केवल 3 से 4 महीने तक रहता है और यहाँ वर्ष में केवल फसल भी एक ही होती है। फसल के रूप में गेहूँ, जौ और मटर ये मुख्य रूप से होती है, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से फसल जो होती है वो जौ होती है। अगला पॉइंट हम बारालाचा और माने श्रेणियां, माने पर्वत श्रेणियां। बारालाचा उत्तर स्पीति से उत्तर की ओर घेरे हुए, यहाँ की ऊंचाई लगभग कोई 2 पर्वत जो है वो 21,000 फीट से भी ऊंचे हैं और उन्हीं को बारालाचा श्रेणियां कहा गया है। और दक्षिण पर्वत की श्रेणियों को माने पर्वत श्रेणियां कहा गया है। माने पर्वत श्रेणियों का नाम बौद्ध धर्म के जो लामा, जो उनका मंत्र था, उनका मंत्र का नाम ही माने मंत्र कहा गया। यहाँ माने मंत्र ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे हूँ, इस मंत्र का जाप निरंतर किया गया है इन पहाड़ियों में। और इस मंत्र का नाम माने रखा। शायद लेखक का कहना है कि माने पर्वत श्रेणियाँ शायद इन्हीं
मंत्रों के आधार पर उनका नाम यह रखा गया है। यहाँ पर कहा भी है लेखक ने साथ में कि नवयुवती और युवतियाँ, विशेषकर नवयुवक, इस ओर आकर्षित हो, इन पहाड़ियों की ओर आकर्षित हो, क्योंकि ऐसे ऊंचे पर्वतों में जीवन बड़ा कठिन है, संघर्षमय है, और युवा ही इस संघर्ष को पार कर सकते हैं। वहाँ पर विभिन्न प्रतियोगिता या पिकनिक जैसे अगर आयोजन करते हैं तो ऐसे आयोजन में वहाँ हंसी खुशी किलकारी हो सकती है। लेखक कहते भी हैं कि यहाँ पर बूढ़े बौद्ध लामाओं के मंत्रों के जाप से ये पहाड़ियाँ उदास हो गई है। इस उदासी को किलकारी या अट्टहास की ज़रूरत है। वहाँ पर कहा भी है कि शिव जी का अट्टहास वहाँ नहीं है, वहाँ पर बूढ़े लामाओं का मंत्र जाप, और शायद इसीलिए उदासी से भरा कहा है। और इसीलिए लेखक ने नवयुवकों को विशेष करके आह्वान किया है कि वो यहाँ पर आए और वहाँ खुशियाँ फैलाए। पाठ का उद्देश्य भी कहीं न कहीं यही है, क्योंकि नवयुवक ही निश्चित रूप से एक रचनात्मक कार्य करते हैं। स्पीति में बसंत और शीत ऋतु का होना और वर्षा का अभाव, ये थोड़ा हम पहले भी इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी कि स्पीति में बसंत और शीत केवल 2 ही ऋतु है। बसंत जून से सितंबर, बसंत और शीत ऋतु बसंत ऋतु जून से सितंबर तक होती है केवल, और बाकी वर्ष 8 महीने शीत ऋतु होती है, क्योंकि वहाँ पर मानसून नहीं पहुँचता है। तापमान इतना गिर जाता है शीत में कि 8 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, इसलिए वहाँ रहना बड़ा कठिन बताया है। वर्षा की बहार, वहाँ मानसून न आने के कारण वर्षा की बहार देखने को नहीं मिलती है। यहाँ लेखक ने कालिदास की रचना को भी याद किया, ऋतु संहार में किस प्रकार बारिश होती है, हाथियों की चिंगाड़ होती है, मोर का नृत्य होता है, चारों ओर हंसी खुशहाली छा जाती है। वो खुशहाली यहाँ पर नहीं है। वहाँ के लोगों ने कभी तेज बारिश नहीं देखी है, कल बहती हुई, जो बोलेंगे तेज बाढ़ आती हुई नदियाँ भी नहीं देखी है, क्योंकि मानसून न पहुँचने के कारण वहाँ वर्षा बिल्कुल कम, बाई चांस बोलेंगे कभी अचानक कभी हो जाती है, नहीं तो यहाँ पर इसीलिए एक पॉइंट आखिरी में ये लिखा भी, वर्षा एक घटना के रूप में होती। स्पीति में साल में एक ही फसल होती है, मुख्य रूप से जौ, गेहूं, मटर, सरसों, और उसमें भी प्रमुख जौ है केवल। बाकी सब्जियां भी कहीं मिलने का बिल्कुल अभाव है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ की भूमि सूखी शुष्क है। फसल हो सकती है लेकिन कब, जब वहाँ पानी आए। अगर पानी की व्यवस्था अगर हो जाए तो निश्चित रूप से वहाँ फसल हो सकती है, लेकिन भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर यह जीवन बड़ा मुश्किल है। भूगोल के कारण ही स्थिति वीरान है वास्तव में। वर्षा का होना यहाँ घटना के रूप में बताया लेखक ने। जब लेखक वहाँ यात्रा के दौरान स्पीति में गए, उस समय अचानक वर्षा हुई, थोड़े बूंदाबांदी हुई, और लोगों ने लेखक का आना वहाँ शुभ बताया था कि आप यहाँ आए क्योंकि वर्षा बाय चांस कभी होती है। तो ऐसी विकट परिस्थितियों में लोग किस प्रकार रहते हैं, ये एक समझना बड़ा मुश्किल है कि वो धर्म के आधार पर रहते हैं, वहाँ मजबूरीवश रहते हैं, या क्या कारण, इसका कारण या तर्क करना बड़ा मुश्किल है। और ऐसे भौगोलिक परिस्थितियों में केवल युवा वर्ग ही आगे बढ़कर इसको सही राह या उसको आगे बढ़ा सकते हैं, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। तो स्पीति में बारिश पाठ के आधार पर हम यही एक हमारा
संकल्प लें, उद्देश्य यही रहे कि युवा वर्ग आगे आए, वहाँ पर खुशहाली लाए। आज के जैसे पाठ तो कम से कम 30 वर्ष पहले लिखा था, लेकिन परिस्थितियाँ आज भी वही है। कुछ परिस्थितियाँ थोड़ी बहुत बदलाव आए ज़रूर है, लेकिन फिर भी इतना बदलाव नहीं है। और इसका कारण भौगोलिक स्थिति है, वहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं यही, और यहाँ पर इसीलिए लेखक ने युवाओं को आमंत्रित किया है। तो आप लोग भी ज़रूर ऐसे संघर्षमय जीवन को एक्सेप्ट करो, और हो सके तो कोई वहाँ ऐसे माहौल में खुशियाँ लाने की चेष्टा करें। धन्यवाद।